नमस्कार। आज का हमारा डीप डाइव भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत गहरी जड़ों तक जा रहा है। श्रुति और स्वर का वो जटिल संसार। हाँ, और इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अभिनव राग मंजरी, संगीत रत्नाकर, स्वरमेल कलानिधि और संगीत विशारद। बिल्कुल। तो मिशन ये है कि इन स्रोतों से समझें कि श्रुति क्या चीज है, स्वर कैसे बनते हैं इससे, और मतलब समय के साथ ही समझ बदली कैसे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं कि कैसे ये बहुत ही महीन सूक्ष्म ध्वनियां, श्रुतियां पूरे संगीत के ढांचे की नींव है, और प्राचीन और आधुनिक सोच में क्या फर्क आया है। तो सबसे पहले ये श्रुति आखिर है क्या चीज? अभिनव राग मंजरी क्या कहती है? देखिए, अभिनव राग मंजरी इसे काफी सीधे तरीके से समझाती है। वो कहती है कि श्रुति वो आवाज है जो संगीत में इस्तेमाल हो सके। अच्छा। और जिसे दूसरी आवाजों से आप अलग पहचान सकें। मतलब जैसे मान लीजिए 100 कंपन प्रति सेकंड और 101 कंपन शायद एक जैसे लगें। हाँ, बहुत करीब है। पर धीरे धीरे कंपन बढ़ाएं तो एक पॉइंट आएगा जब दो आवाजें साफ अलग सुनाई देंगी। वो जो सबसे छोटा पहचाना जा सकने वाला अंतर है ना, वही श्रुति है एक तरह से। अच्छा, और स्वरमेल कलानिधि वो कुछ नाड़ियों की बात करता है। हाँ, वो इसे और दार्शनिक बनाता है। वो इसे हृदय की 22 नाड़ियों से जोड़ता है, जिनके सूक्ष्म नाद मतलब आवाजें स्पष्ट सुने जा सकते हैं। 22 नाड़ियां? हाँ, तो प्राचीन मत यही था कि एक सप्तक में ऐसी 22 अलग अलग पहचानी जा सकने वाली ध्वनियां हैं, यही श्रुतियां हैं, और इन्हीं पर 7 स्वर टिके हैं। ठीक है, तो ये 22 श्रुतियां 7 स्वरों में बटी कैसे? संगीत रत्नाकर का वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, है ना? बिल्कुल। चतुश्चतुश्चतुश्चैव षड्ज मध्यम पंचमा। द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रिश्री ऋषभ दैवतों। यानी सा म प को 4-4 श्रुतियां, हाँ, रे और ध को 3-3, और ग नी को 2-2, कुल हो गई 22। सही। लेकिन यहाँ एक बड़ा मतलब दिलचस्प मोड़ है। प्राचीन व्यवस्था में स्वर कहाँ बैठते थे इन श्रुतियों पर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन व्यवस्था में स्वर अपनी आवंटित श्रुतियों में से आखिरी श्रुति पर स्थापित थे। आखिरी पर, जैसे सा चौथी पर? बिल्कुल। सा चौथी पर, रे 7वीं पर, ग 9वीं पर, म 13वीं पर, ऐसे ही आगे। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या हुआ? स्वरों का चरित्र कैसा बना? नतीजा ये हुआ कि जो प्राचीन शुद्ध स्वरमाला थी वो आज के काफी थाट जैसी थी। काफी थाट यानी ग और नी कोमल? हाँ, बिल्कुल। उसमें गंधार और निषाद कोमल लगते थे। अरे वाह! तो फिर ये बदलाव कब और कैसे आया? आज तो हम बिलावल को शुद्ध मानते हैं। यही तो कहानी बदलती है। समय के साथ, जैसा संगीत विशारद में भी संकेत है, विद्वानों ने स्वरों को उनकी श्रुतियों में से पहली पर रखना शुरू कर दिया। पहली श्रुति पर, जैसे सा पहली पर, रे 5वीं पर 4+1, ग 8वीं पर 4+3+1। हाँ, कुछ इसी तरह की सोच। एक मत ये भी है कि जो प्राचीन निषाद था ना, 22वीं श्रुति पर, उसी को एक तरह से आधुनिक षड्ज यानी सा मान लिया गया, और फिर वहां से गिनती शुरू हुई। अच्छा, तो पूरा ढांचा ही बदल गया एक तरह से। सा 4, रे 3, गा 2, मा 4, पा 4, धा 3, नी 2, ये वाला हिसाब बन गया। हाँ, ये आधुनिक व्यवस्था बन गई। और इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो प्राचीन काफी थाट जैसा शुद्ध स्केल था, वो अब आधुनिक बिलावल थाट जैसा हो गया। सारे स्वर शुद्ध लगने लगे, जो आज हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई तकनीकी बदलाव नहीं था, इसने स्वरों के आपसी रिश्तों को, उनके संवाद को, संगीत के पूरे मिजाज को बदल दिया। और मैंने सुना है कि ये जो स्वरों को पहली श्रुति पर रखने का चलन शुरू हुआ, इससे कुछ गणितीय मतलब संगीत के व्याकरण की दिक्कतें भी आईं। हाँ, संगीत विशारद इसी तरफ इशारा करता है। कुछ समस्याएं खड़ी हुई। पहली बात, हाँ, मध्यम म और धैवत धा के बीच का फासला वो 8 श्रुतियों का हो गया। 8 श्रुति, लेकिन सा और गा के बीच तो 7 श्रुति का अंतर होता है, जो बहुत मधुर माना जाता है। तो माधा में 8 श्रुति। सही, वो 7 श्रुति का अंतराल सा ग जैसा ज्यादा स्वाभाविक माना जाता था संवाद की दृष्टि से। 8 श्रुति का अंतराल वो सहजता, वो मिठास नहीं देता। अच्छा, और दूसरी समस्या? दूसरी दिक्कत हुई तीव्र गांधार और धैवत के बीच। उनमें 10 श्रुतियों का अंतर हो गया। 10 श्रुति, इससे क्या बिगड़ा? इससे शरज मध्यम भाव यानी सा म जैसा जो मधुर संवाद है ना 4 श्रुति का, वो नष्ट हो गया तीव्र ग और ध के बीच। और एक तीसरी बात भी थी,
ऋषभ और पंचम को लेकर। हाँ, ऋषभ रे और पंचम प के बीच अब 9 श्रुति का फासला हो गया। आधुनिक गणित में ये सा प जैसा संवाद बन गया। रे और प के बीच सापा जैसा संवाद। हाँ, और इससे एक बहुत पुरानी चीज मध्यम ग्राम का जो एक खास पंचम था, हाँ सुना है उसके बारे में, जिसे रे से 4 श्रुति नीचे उतार कर पाया जाता था, वो तरीका ही इस नई व्यवस्था में संभव नहीं रहा। वो खास पंचम ही गायब हो गया। और उस मध्यम ग्राम के पंचम का खोना क्यों महत्वपूर्ण माना गया? देखिए, उस प्राचीन पंचम पर आधारित कुछ खास रागों की बनावट थी, उनका चलन था। उसके बदलने या कहिए लुप्त हो जाने का मतलब था कि संगीत व्याकरण का एक हिस्सा बदला और उससे जुड़ी रागों की जो अभिव्यक्तियां थीं वो भी स्वाभाविक रूप से बदल गईं। समझ गया। मतलब ये अंतराल, ये संवाद, सामा भाव, सापा भाव, ये सिर्फ गणित नहीं है, ये भारतीय संगीत की आत्मा है। इनका बदलना संगीत के स्वभाव को ही बदल देता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे वो 22 श्रुतियां सिर्फ गिनती नहीं है, वो स्वरों के स्थान, उनके चरित्र, उनकी पहचान का आधार है। हाँ। और कैसे प्राचीन अंतिम श्रुति व्यवस्था से, जो काफी थाट जैसा स्केल देती थी, हम आधुनिक पहली श्रुति व्यवस्था तक आए, जिसने हमें बिलावल थाट दिया। और इस बदलाव ने स्वरों के आपसी गणित और संवाद को कैसे गहराई से प्रभावित किया। वाकई इन 7 सुरों के पीछे कितनी सूक्ष्म और गहरी व्यवस्था छिपी है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है ना? क्या? कि क्या संगीत का सौंदर्य, रागों का जो असर है, वो पूरी तरह इन सटीक गणितीय श्रुति अंतरालों पे ही टिका है, या इसमें हमारी सुनने की जो आदतें बन गई हैं, हमारी सांस्कृतिक परवरिश है, हमारा सौंदर्य बोध है, उसका ज्यादा हाथ है? दिलचस्प सवाल है। क्या श्रुतियों की कोई और व्यवस्था, कोई और बंटवारा भी उतना ही सुंदर संगीत रच सकता था, या ये जो पारंपरिक 22 श्रुति प्रणाली विकसित हुई, यही ध्वनि विज्ञान या सुनने की दृष्टि से सबसे उत्तम है? ये सोचने वाली बात है, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।